नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा अब हमारी अधिकांशतः लोकसभा के चुनाव पर ही केंद्रित रहने वाली है। महत्वपूर्ण है 2014 और 2019 दोनों में देश ने स्पष्ट मन के साथ एक पार्टी को चुना, एक नेता को चुना, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। 3 दशक के बाद स्पष्ट जनादेश की लगातार दोनों बार सरकार आई। अब एक बार फिर आम चुनाव होने को है। 2 महीने का समय बचा है आचार संहिता घोषित होने के संदर्भ में, तो सभी दल अपनी अपनी जमावट में लग गए। भारतीय जनता पार्टी तो लगभग हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, तो कब चुनाव खत्म हो रहे हैं, कब चुनाव शुरू हो रहे हैं, उसकी सेहत पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। पर भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती देने की मंशा के साथ इस बार विपक्षी दलों ने बढ़ चढ़कर अपनी तैयारियों का ऐलान किया था। जून महीने के अंदर बिहार में तमाम विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता इकट्ठे हुए नीतीश कुमार जी की पहल पर, और उन्होंने बताया कि इस बार हम एक मजबूत विकल्प के तौर पर देश के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। एक के सामने एक के फॉर्मूले पर आएंगे, साझा उम्मीदवार लड़ेगा। एक तरफ 37% प्राप्त करने वाली वोट पार्टी है, दूसरी तरफ हम 63% वोट पाने वाले लोग हैं। तो 37 बनाम 63 के खेल में भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का अता पता भी नहीं चलेगा। लोगों को बड़ी उम्मीद भी हुई, पर समय गुजरता जा रहा है और समय गुजरता के साथ देख रहे हैं कि जिस एक इंडिया नाम के गठबंधन ने हलचल पैदा कर दी थी, उसके अंदर बहुत हलचल है। ताजा मामला यह है कि इस गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक अर्थात तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज ऐलान कर दिया, भूल जाओ, हम अकेले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। और ऊपर से तुर्रा है कि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में भी बने रहेंगे। मतलब पश्चिम बंगाल में हम किसी को कुछ नहीं देंगे और बाकी जगह कुछ मिलता हो तो हमें कोई ऐतराज भी नहीं। और कुछ ही देर बाद खबर आई कि आम आदमी पार्टी जो पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में बैठी हुई है, उसने भी कह दिया पश्चिम बंगाल में हम 13 सीटों के संदर्भ में जैसा फैसला ममता बनर्जी ले रही है, पंजाब में भी हम 13 सीटों के संदर्भ में खुद ही चुनाव लड़ेंगे। मजे की बात यह है कि वहां पे कांग्रेस की अभी भी 8 सीटें हैं। जनता दल यूनाइटेड आरजेडी को लेकर बिहार में भी काफी कुछ चल रहा है। तो आज हम इस पूरे रसाकशी पर बात करने जा रहे हैं। तो हमारा विषय है इंडिया अपने दूर सपने चूर। तो इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन से हमारा पतन होता है। जॉन डिकिंसन संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने ये कमाल की बात कही थी, और ऐसी कमाल की बात थी जिसे सदियों से हम जानते भी आए हैं, और कभी कभी जब विभाजित होते हैं तो उसे भुगतते भी आए हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों हम विभाजित हो जाते हैं। वैसे ही ये विपक्षी दल भी विभाजित होते हुए देख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? इस सवाल को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए खास तौर पर जुड़ रही हैं जूही बिस्वास, जो प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस की, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इस चर्चा में कर रहे हैं। चुनाव संबंधी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी छत्तीसगढ़ में की है, उसका प्रमुख बनाया शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को। और हमारे साथ जिन्होंने इस एका की पहल की थी, उस जनता दल यूनाइटेड के विधायक ललित नारायण मंडल जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जूही बिस्वास जी से करेंगे, पर उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। एक बार सुनिए। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है
कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। तो कुल मिलाकर जयराम रमेश बता तो रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण घटक है इंडिया गठबंधन का तृणमूल कांग्रेस, पर तृणमूल कांग्रेस के लिए कांग्रेस कोई ही महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा आज ममता बनर्जी ने बताया। ममता बनर्जी ने 2-3 बातें कही। एक तो ये कि इनको आप प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं, 2 सीटें दे रही है तृणमूल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर आ रहे हैं, बोले इसके संदर्भ में इन्होंने शिष्टाचार के तहत भी बात नहीं की हमसे, तो हम इस यात्रा में भी कोई सहभागिता नहीं रखेंगे। तो अब जुई विश्वास जी आपके पास इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हो, मान लें कि इंडिया गठबंधन आज बिखर गया, अब कोई उम्मीद इंडिया गठबंधन से देश ना रखे, जो भी उम्मीद रखनी है अलग अलग पार्टियों से रखे, क्या कहते हैं? जी नमस्कार हिमांशु जी। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, देखिए इंडिया गठबंधन में जो मुख्य दल थे उसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल थे जी, लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है ये अपने मर्जी से चल रहा है। यहाँ पर हमारे सीएम हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद चिट्ठी भेजी है, उनको कोई रिप्लाई नहीं है। आज उनके रैली निकल रहे हैं, नया यात्रा निकल रहे हैं, ना उनके बारे में एक निमंत्रण पत्र ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ऐसे कैसे अपने सहयोगी के साथ ये लोग चलेंगे? जो कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़ा पार्टी, एक टाइम तो सबसे बड़ा पार्टी हुआ करता था भारतवर्ष के, और इतने साल जो सत्ते में थे, ना उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना कोई डिसिप्लिन है। आज ऐसे डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं क्यों नहीं दिया जा रहा है सीट, 2 सीट क्यों दिया जा रहा है 2019 में और 2021 में? आप बोलिए तो बंगाल में कांग्रेस सीपीएम ये दोनों ने अलायंस किया था, गठबंधन किया था, कितना सीट मिला जी, कितना सीट कांग्रेस को मिला है? तो आज बंगाल में जो मेन बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं, जिससे बीजेपी को धूल चटाई बंगाल में, उनका नाम है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। और उस तृणमूल कांग्रेस के आज बोल रहे हैं आप कांग्रेस को छोड़ दो सीट। क्यों छोड़ दे भाई? अपने कितना सीट जीत लेंगे? क्यों आप वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी है, जो रीजनल पार्टी जहां पे स्ट्रांग है वहां पर उनको लड़ना चाहिए। बाकी 300 सीट में कांग्रेस लड़े, हमको क्या है? हमको तो कुछ नहीं है। कांग्रेस जहां पर लड़ना चाहते हैं लड़े, हमको तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अगर स्ट्रांग है तो उनको लड़ना चाहिए, दिल्ली में अगर आप स्ट्रांग है उनको लड़ना चाहिए, पंजाब में आप स्ट्रांग है उनको लड़ना चाहिए, अगर डीएमके तमिलनाडु में स्ट्रांग है लड़ना चाहिए। तो ऐसे हिसाब से उन्होंने बोला था 1:1 लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आज इतना जरूरी बैठक हो गया, 4 बैठक हो गया, अभी तक सीट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उस बात में अभी तक फाइनल नहीं कर पाए कांग्रेस। तो कैसे? मेरा बीच में आपसे सवाल है, कांग्रेस को कितनी सीटें आई? आपने ये सवाल किया, सबको पता है 2 सीटें आई, पर 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें आई? 42 सीटें पश्चिम बंगाल में, कितने जीत पाए आप और कितने जीतते थे आप? देखिए मैं हिमांशु जी पहले बात करूं, मैं आपको कहना चाहूंगी, आप देखेंगे तो आप 2021 में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला था, 0 मिला था जी। तो जो लोग एक राष्ट्रीय पार्टी है, फाइट नहीं कर सकते, एक भी सीट लेके नहीं आ सकता बंगाल में, वो कैसे बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? जिनका ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना कुछ है, तो बंगाल में क्या लड़ लेंगे बीजेपी के साथ? अच्छा एक बार बताइए मुझे जुई विश्वास जी, भारतीय जनता पार्टी की 3 विधानसभा में सीटें आई थी 2017 के चुनाव के संदर्भ में विधानसभा में, और जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही पश्चिम बंगाल में, उस समय जब ममता दीदी बिल्कुल उफान पर थी। तो आपसे जानना यह चाहता हूं मैं बहुत विनम्रता के साथ कि आप भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें जीतने का अवसर देने के लिए तैयार हैं, पर उन 18 में से कुछ हिस्सेदारी कांग्रेस या वामपंथियों को मिल जाए अगर सामूहिक लड़ाई के माध्यम से, उसके लिए आप तैयार नहीं है। तो ये भाजपा की जड़ों में मठा डालने की जगह पानी और खाद देने की आपकी मंशा के पीछे वजह क्या है?
आपको साफ साफ बता दो हिमांशु जी, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और एक भी सीट बीजेपी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जो जमीन पे रह के काम करते हैं उसी को वोट मिलते हैं। अब बीजेपी कांग्रेस सीपीएम बात इसकी नहीं है। हम बंगाल में धर्म की राजनीति नहीं होता है, बंगाल में जो होता है कर्म की राजनीति होते हैं। आज अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर राजनीतिक रूप में जागरूक लोग रहते हैं। आज अगर आप देखेंगे बंगाल के जो इतिहास रह चुके हैं, यहाँ पर कोई आगे अगर धर्म के नाम पे वोट मांगेगा उसको नहीं मिलेगा, जो काम किया है उनको ही वोट मिलेगा। वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कोई भी हो, हमको एतराज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम लोगों ने बीजेपी को कोई छोड़ा नहीं था। 2019 में इन्होंने पुलवामा, इन्होंने जो किया था, जो देश प्रेम का एक भक्ति जगाई थी, लोगों को लगा था अच्छे दिन आने वाला है। ये सब झूठे मोटे वादे, जुमला सरकार, सीट तो मिल गया, लेकिन 2021 में क्या हुआ? फिर हमने बीजेपी को धूल चटाई। तो बोला था इस बार 200 पार, पूरा ताकत लगा दिया था बंगाल के पीछे। इनके सारे मंत्री सब सेंट्रल से आ गए थे, बंगाल में रैली किए, 50 to 100 रैली हो गए, लेकिन बीजेपी को क्या 70 में रुकना पड़ा। अगर बंगाल में बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ सकते हैं वो तृणमूल कांग्रेस है, कोई दूसरा पार्टी नहीं। अच्छा, आप जो इतनी दलील दे रही हैं, आपने कहा कि हम एक भी सीट नहीं मिलने देंगे, भाई अगर इतनी दम था तो फिर 18 क्यों मिलने दी थी? एक सवाल तो ये है। फिर आपने अपनी तरफ से दलील दी कि उस समय पुलवामा आ गया था इसलिए ऐसा हो गया। पुलवामा से ऐसा हुआ, इस बार राम मंदिर आ रखा है जूही जी, तो फिर जाके क्या अपन जून जुलाई में बात करेंगे तो आप ये दलील दे के कहेंगे कि अब क्या करें, इस बार राम जी आ गए। तो एक सवाल ये। दूसरा, आपने कहा कि हमने भाजपा को रोक दिया। क्या रोक दिया आपने भाजपा को? लोकसभा में 18 सीटें ले आई थी भारतीय जनता पार्टी, और 2021 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों से 70-80 सीटों पर पहुंच गई। तो यह है आपकी लड़ाई भाजपा के खिलाफ। भाजपा आपके रहते हुए लगातार विस्तार ले रही है, तो भाजपा को और कितना विस्तार देने के लिए आप व्याकुल हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। अगर आप बंगाल के पॉलिटिक्स अगर आप देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार है, अगर आप उस टाइम बंगाल में आए हुए थे उस चुनाव में, तो आपको पता होगा कि बंगाल में बीजेपी ने कितना ताकत लगाया। अगर बीजेपी के, हमारे तृणमूल की जगह कोई और पार्टी होते तो अभी तक हार मान चुके होते। इतना ईडी सीबीआई, इतना रेड, इतना परेशान करना, सब मंत्रियों के घर पहुंचना, ममता बनर्जी को हरास करना, उनके घर घर पहुंचना, इतना परेशानी के बाद भी हम लोगों ने सर नहीं झुकाए, हम लोगों ने लड़े। 70 में रुक दिया गया है भाजपा को, 200 पार नहीं हुआ था। ये एकमात्र तृणमूल कांग्रेस के लिए ये पॉसिबल है, कोई दूसरी पार्टी के लिए नहीं। तो जो विश्वासी कह रहे थे देखो हमने इतना रोक लिया, अब हम ही लड़ेंगे। अब ये अलग बात है कि आपस में भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी आपके पास आना चाहता हूं। दिल आपका कितना टूटा आज, सपने कितने चूर चूर हो गए आपके, और जिस प्रकार के आक्षेप आपके ऊपर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन कहीं आईएनसी बन के ना रह जाए। कोई संयोजक बनने को तैयार नहीं हुआ तो खड़गे जी को ही बनना पड़ा, अब कोई सीट देने को भी तैयार नहीं है तो पता लगे आपको ही अपना लड़ना पड़ा। तो आज क्या मान लें, गठबंधन की सियासत के माध्यम से भाजपा और मोदी जी को अपदस्थ करने का आपका सपना टूट गया, और जो कुछ भी करना है आपको खुद करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वयं ममता जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन है। सीटों के लेकर तालमेल में अगर कहीं कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया और चर्चा जारी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मोदी जी के खिलाफ लड़ाई और भाजपा के खिलाफ लड़ाई क्या इतनी सहज है? क्या हमारा दुश्मन इतना कमजोर है? हर चाल वो चलेगा, हर कोशिश की जाएगी इस गठबंधन को बिखरने की, हर कोशिश की जाएगी मोदी जी को इलेक्टोरल एडवांटेज मिले इसकी, लेकिन उनको ये एडवांटेज ना मिले, इसलिए हम सब संकल्पित हैं, पूरा विपक्ष संकल्पित है। कहीं कोई मैं रोकता हूं आपको, माफ करिएगा, हम सब संकल्पित हैं, हम सब एकजुट हैं। ये लोकसभा में नेता है ना, अधीर रंजन चौधरी जी नाम है उनका, वो रोज ममता जी के संदर्भ में जिस प्रकार का बयान पश्चिम बंगाल में रहकर दे रहे हैं, वो कौन सी एका के लिए दे रहे हैं, थोड़ा इसके संदर्भ में भी रोशनी मिले। जिस प्रकार से ममता बनर्जी के लिए अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं, उतना तो पश्चिम बंगाल का भाजपा का नेता भी नहीं बोल पाता, तो थोड़ा इसमें भी दृष्टि मिले। आपका सवाल बहुत गंभीर है और जायज है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि हम एक बाहुबली के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई इतनी आसान नहीं है, अभी कई कठिनाइयां आएंगी।
बड़ी बड़ी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमारा संकल्प है हम इन कठिनाइयों के बावजूद लड़ेंगे और जीतेंगे। भाई आपकी दलील के संदर्भ में तो हमें समझ में आया नहीं शैलेश जी, वापस आऊंगा आपके पास में, तब तक शायद आप कोई दलील खोज पाए। मतलब आपसे अपना घर संभल नहीं रहा, अपना लोकसभा में जो नेता है उसके बयान पे आप रोक नहीं लगा पा रहे, और यहाँ कार्यक्रम में आप बता रहे हो कि देखो हमारी लड़ाई कोई इतनी आसान है क्या, जिस बाहुबली से हमारी लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़ना है। आप अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पा रहे, बाकी लोगों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। कौन भरोसा करे शैलेश जी, थोड़ा विचार कीजिएगा। लेकिन मेरे साथ में आरपी सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो मंदिर का लोकार्पण तो 2 दिन पहले किया, प्रसाद आज ही से मिलना शुरू हो गया। आरपी सिंह जी, ऐसा भाजपाइयों को महसूस हो रहा है, थोड़ा आप बताएंगे इंडिया गठबंधन के इस हड़ताल के संदर्भ में। पहली बात तो मंदिर का लोकार्पण नहीं होता, कोई सरकारी किसी काम का लोकार्पण नहीं था। मंदिर का वहां पर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, वो मोदी जी को कहा गया, वो मोदी जी थे वहां पर और बाकी लोग भी थे, सबने मिलकर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। दूसरी बात, जो आपस में इनका गठबंधन है, जरा थोड़ा पीछे चलकर देखे ना जी, अभी हाल में एक सागरडी की एक सीट है बंगाल के अंदर, उसमें कांग्रेस का विधायक जीता था, अगर मुझे ठीक नाम याद है तो बरियान विश्वास, अगर ठीक ढंग से मैं बोल पा रहा हूँ, तो चुनाव जीते थे वहां से, और उसको भी ममता बनर्जी अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेती है, पोच कर लेती है। तो कैसा समझौता है, कैसा अलायंस है, दिखता है। एक दूसरा, ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कहा था कि मैं लेफ्ट के साथ अलायंस नहीं करूंगी बंगाल के अंदर, और लेफ्ट के साथ अलायंस नहीं करे तो इंडी अलायंस का हिस्सा है लेफ्ट, तो कैसा मामला है आपस में। तो दिखता है कि असल में क्या है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर के नेताओं को आपस में, ऊपर के नेता आपस में मिल लेते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं, जमीन पर आपस में तालमेल हो नहीं पाता। आपने अभी अजय रंजन चौधरी साहब की बात करी, उधर से कुणाल घोष है कि दोनों आपस में खूब बयानबाजी करते हैं और खूब डटकर बयानबाजी करते हैं। कुणाल घोष ने तो यहाँ तक कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अजय रंजन चौधरी तो लगातार ममता बनर्जी पर हमले भी करते हैं। असल में क्या है कि इनके अलायंसेस जैसे हैं, ये यूपीए वाला ही मामला है, इंडिया अलायंस ने नया नाम देने की कोशिश करी। आप पूरे देश के अंदर जरा ध्यान से देख लें, पंजाब के अंदर इनका कोई अलायंस हो नहीं रहा, दिल्ली में इनका कोई अलायंस हो नहीं रहा, बंगाल के अंदर इनका कोई अलायंस नया हो नहीं रहा। जो पुराने अलायंस थे वही अलायंस है, बिहार के अंदर जो इनका पुराना अलायंस था वही अलायंस है, महाराष्ट्र के अंदर जितना बचा कुचा है वो इनका अलायंस है जो बचा कुचा है, तमिलनाडु में डीएम के साथ अलायंस इनका ऑलरेडी है, वही अलायंस है। और किसी राज्य में बता दीजिए जहाँ पे इनका अलायंस हो, हाँ वहां पर अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, पता नहीं को गुपकर एक गठबंधन था इनका गुपकर का, उसमें फारूक साहब भी थे और मुफ्ती भी थी। अब वो इकट्ठे लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, अब पता नहीं आने वाले दिनों में दिखेगा, अभी तक तो अलायंस देख नहीं रहा वहां पे भी। अच्छा एक बार बताइए आरपी सिंह साहब, इंडिया पे तो हम बात कर रहे हैं, पर इंडिया के बीच में जो बिखराव दिख रहा है उससे एनडीए की जरूरत आपको कितनी कम महसूस होने लगी? क्या है जैसे इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया था, अचानक आपको भी अपनी सहयोगियों की बड़ी चिंता हो गई थी, और आप कितने मजबूत हैं और कितने एक हैं इसके लिए आपने संदेश देने के लिए एक बैठक भी बुलाई थी पहली बार। 38 राजनीतिक दल एक छत के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए थे। तो अब जब इंडिया का बिखराव है तो इससे आपको कितनी मजबूती मिल रही है भाजपा के तौर पर कि एनडीए के जो सहयोगी आपने बिठाए थे उनको सीट वीट देने की जरूरत पड़ेगी या आप उन्हें सीट वीट दे देंगे? 3 सीट पर अकेले जीते थे, फिर भी हमारा एनडीए अलायंस की सरकार है, आज भी हमारे अलायंस की सरकार 303 पर हम अकेले जीते हुए हैं जी। पिछली बार हम 282 पे अकेले जीते थे, तब भी हमारी एनडीए अलायंस की सरकार थी। इस बार हम लोग 350 सीटों पर 51% से ज्यादा वोट लेने का टारगेट कर रहे हैं, तब भी हमारा एनडीए अलायंस चलेगा। उस पिछली बार हमारे 224 पर हम 51% से ज्यादा चुनाव जीते थे 224 सीट पर, और उससे पहले 176 सीट पर हम 51% से ज्यादा वोट लेकर जीते थे। तो हमारा तो मामला बड़ा स्पष्ट है कि हम तो अपने अलायंस पार्टनर अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। और इसका इनके गठबंधन से हमें फर्क पड़ने वाला नहीं, इनका गठबंधन रहे टूटे ना बने, हमको इसका असर पड़ने वाला नहीं। मैंने अभी बताया
कि हमारा टारगेट 51% से ज्यादा वोटों का है और हम पिछले 2 साल से हमारी सरकार और हमारी पार्टी उस पर काम कर रही है। तो 51% वोटों के लक्ष्य के साथ में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसे ज्यादा परवाह नहीं है इंडिया रहेगा गठबंधन या नहीं रहेगा। पर मेरे साथ में इस गठबंधन की पहल करने वाले जनता दल यूनाइटेड के विधायक ललित नारायण मंडल जी हैं। नीतीश कुमार जी ने सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। पटना में ही बैठे थे सारे विपक्षी दलों के नेता, और विपक्षी दलों के ये नेता जैसे बिखरते दिखाई दे रहे हैं, तो इसके संदर्भ में ललित नारायण मंडल जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना। नीतीश कुमार जी क्या ऐसा भविष्य देखकर ही संयोजन नहीं बने? उन्हें लगा तराजू में मेंढक तौले नहीं जा सकते, इसलिए ऐसे में अपन क्यों खाम में अपनी फजीयत कराएं? तो ललित जी थोड़ा साझा विपक्ष की इस मुहिम के संदर्भ में रोशनी दीजिए ना। हाँ, देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, बिहार में तो अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है जी। यहाँ पर हमारे साथ आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सब हमारे साथ है जी। बिहार में तो अभी इंडिया गठबंधन है। अब बंगाल में क्या हुआ वो तो ममता दीदी जानेंगी, या पंजाब में क्या हुआ वो तो जहां तक जदयू का सवाल है, इससे तो मतलब नहीं है जी। और अभी जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं उनको भी, कांग्रेस पार्टी को भी दिल बड़ा करके थोड़ा सा जी। अब हम ये कह रहे थे जी कि इंडिया गठबंधन तो बिहार में है ही, जी बिहार में जो सरकार चल रही है जी। बिहार के सभी घटक दल उसमें साथ हैं। अब बंगाल में ममता दीदी और पंजाब में और दिल्ली में आप क्यों ऐसा बयान दे रही तो कांग्रेस बता रही। हम लोग तो बंगाल में इतना अफसर करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हित में रहता, गठबंधन के हित में रहता कि कांग्रेस को वहां पर सोच समझ कर बड़ा बड़ा तरीका जाकर समझौता करने की बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो कांग्रेस को बड़ा दिल बना करके क्या करना चाहिए? कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में 2 सीटें हैं, वो 2 सीटें भी उसे ममता बनर्जी की झोली में दे देनी चाहिए कि साहब इस पे भी आप ही लड़ लो, हमें तो ये भी नहीं लड़ना है। तो ऐसा बड़ा दिल दिखाए या क्या दिखाए? तो बात करना पड़ेगा। जब गठबंधन की बात की है तो उसमें बार बार बात करना चाहिए जी। क्योंकि देखिए मीटिंग हो नहीं पा रही, हमारे नेता बार नाराजगी जाहिर किए हैं जी। कि इंडिया जब लोग बैठेंगे तब नहीं तालमेल होगा। वहाँ बैठना चाहिए, ममता दीदी को बताना चाहिए जल्दी है, समझाना पड़ेगा। जो कांग्रेस ही समझा सकती है, जबकि तक तो वक्त बंगाल में है नहीं। तो मंडल जी सीधे तौर पर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं कि कांग्रेस को बड़प्पन दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए। पर दिक्कत यह है कि हर कोई दूसरे से उदारता की उम्मीद कर रहा है, अपने हिस्से से कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जूही जी वापस आपके पास लौट कर आना चाहता हूं। आप बीच में हस्तक्षेप भी करना चाह रही थी, तो एक तो आपका हस्तक्षेप सुनना है और उसके साथ में जानना यह है कि क्या आप के उस संकल्प पर आपने ही आज पानी नहीं फेर दिया? ममता बनर्जी सबसे मुखरता के साथ में देश में बोलती थी, भाजपा को हटाना देश बचाने के लिए बड़ा जरूरी है, नरेंद्र मोदी जी को हटाना देश के लिए बड़ा जरूरी है। पर आज जो उपक्रम आपने किया है, और अभी आपने आरपी सिंह जी की दलील सुनी कि भाई हम तो 2 साल से लगे हैं 51% वोटों के संदर्भ में, 37% वोट आए तो 303 सीटें आ गई। अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है भाजपा ही, और 51% वोट के साथ में तो फिर 400 सीटें भी हो जाएंगी। तो ममता बनर्जी चाह क्या रही हैं? भाजपा को 3/4 बहुमत दिलाना या भाजपा को सामान्य बहुमत पाने से रोकना? ममता बनर्जी के जो कल भी इरादे थे आज भी सेम इरादे हैं, और जब हम आने वाले दिन में भी एक ही इरादे रहे, बीजेपी के खिलाफ लड़ना, बीजेपी को हराना और बीजेपी को धूल चटाना। बंगाल में किसने किया? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया जी। और कोई नहीं किया। तो आने वाले दिन में भी हम लोग बीजेपी के खिलाफ ही लड़ेंगे और भाजपा को यहाँ पर फिर धूल चटाएंगे बंगाल में ममता बनर्जी। कांग्रेस और सीपीएम की ये बस की बात नहीं है। ये लोग एक सीट शेयरिंग करने में इतना टाइम लगा देते हैं, तो दूसरा क्या काम उम्मीद रखेंगे हम इनसे? दूसरी बात, जिस सीपीएम को ममता बनर्जी ने 34 साल इनके खिलाफ लड़े हैं, जिसके खिलाफ हम
2024 में, तो ममता बनर्जी क्या मान लेंगे? भाई, दूसरी बात मैं आपसे पूछती हूँ, मेरा तो सवाल आपसे है भाई, जब पटना में इकट्ठे हुए थे तो उस समय पे सीपीआई के भी नेता थे, तो उस समय पर ममता बनर्जी ने इनकार क्यों कर दिया था कि अगर छत के नीचे ये बैठेंगे तो मैं नहीं बैठूंगी? उस समय बैठते रहे, अब सीट देने की बारी आई तो कहने लगे कि हमने 34 साल लड़ाई लड़ी है। ये दोनों बातें कैसे चलेंगी? तो आप पश्चिम बंगाल की सियासत देखेंगे या देश का भविष्य देखेंगे? हिमांशु जी, हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पहले भी कहा था, जो चीजें जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है उनको 1:1 बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए जी। और सेम बात आज भी अब बता रही है कि 1:1 लड़ना चाहिए। अगर यहाँ पर कांग्रेस चाहते हैं बीजेपी को हराना, तो सीट शेयरिंग क्यों मांग रहे हैं? सीपीएम को छोड़ना, कांग्रेस को छोड़ने के मतलब है बीजेपी को सहायता कर देना, वोट कट जाएगा आपस में और बीजेपी को फायदा मिलेगा। हम लोग तो नहीं चाहते, हम लोग बोले 1:1 लड़े, 300 सीट है बाकी देश में, इसमें कांग्रेस लड़े, हमको क्या है? 42 सीट में सिर्फ टीएमसी लड़ रहा है, बाकी सीट में कांग्रेस लड़े, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट बात मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, देखिए गठबंधन अभी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले दिन में नहीं होगा। हम लोग पोस्टपोन गठबंधन कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग रास्ता खुले हैं, लेकिन वो अपने रिजल्ट के बाद 42 में 42 सीट अगर टीएमसी जीत के आएगी तो गठबंधन में जरूर जाएगी। आने वाले दिन में वो देखेगा किस पे गठबंधन करना है, किसके साथ करना है। तो अभी हम लोग गठबंधन में नहीं। ईमानदारी से बात बताइए, आपने कहा कि 42 की 42 सीटों पर हम लड़ेंगे, तय है कि अब इन 42 सीटों पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां भी मिलकर लड़ेंगी। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों की इन 42 सीटों पर मौजूदगी तृणमूल कांग्रेस को कितना मदद कर देगी उम्मीदवारी के माध्यम से? आप 42 की 42 जीत लेंगी, इसलिए चाहती हैं गठबंधन ना हो, कांग्रेस लड़े, मार्क्सवादी लड़े, तो इससे आपकी जीत में मदद मिलेगी, ऐसा है? हमको तो ऐसा एकदम ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सब लड़े, सभी अपने अपनी पार्टी अपने अपने दलील में रखे, जो अच्छे काम किया उसको वोट जरूर मिलेगा। कोई किसी को जिताएगी जनता, किसी को हराएंगे, ये तो लोकतंत्र में होते ही है। हम तो चाहते हैं सभी उम्मीदवार लड़े, सभी पार्टी अपने दिल से लड़े, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी 100% लड़ेगी और वो चाहेगी हर सीट को जीत के आने के लिए, और वो जीतने के बाद हम लोग गठबंधन में जाएंगे नहीं जाएंगे, पोस्टपोन डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि आज गठबंधन में नहीं है तो आगे आने वाले दिन में भी नहीं रहेगा। तो जो कहा कि अब चुनाव से पहले गठबंधन भूल जाओ, चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तब फिर से गठबंधन कर लेंगे। हमारे साथ में ललित नारायण मंडल जी बोले कांग्रेस को जरा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो वापस शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास आते हैं, भाई दिल दिखाओ, उदारता का परिचय दो, सबको कुछ कुछ हिस्सा दो। क्या कहते हैं आप? तो औरों का हिस्सा छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिमांशु जी जी, यूपीए 1 और यूपीए 2 जी, 2 बार कांग्रेस की गठबंधन सरकारों ने 5-5 साल देश का नेतृत्व किया है, तो कांग्रेस गठबंधन नहीं चला सकती ऐसी बात बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन भारत एक बड़ा देश है। तमिलनाडु में हम साम्यवादी दलों के साथ गठबंधन सरकार में हैं जी। तमिलनाडु के ठीक बगल में केरल है, वहां पर कांग्रेस का यूडीएफ और वाम दलों के एलडीएफ के बीच में मुकाबला है। तो पूरे देश की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। बंगाल के मामले पे जो आज बातचीत हो रही है, मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से कहूंगा कि जयराम रमेश जी जैसे व्यक्ति ने कहा है और चर्चाएं हो रही हैं, और ममता जी ने भी कहा कि हम इंडिया गठबंधन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चर्चाएं रुकिए शैलेश, और इंडिया गठबंधन रुकिए शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, वो अधीर रंजन चौधरी जी है ना, वो क्या है लोकसभा में ही नेता नहीं है संसदीय दल के, वो बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और कल थी 30 जनवरी, उन्होंने बयान दिया, और बयान क्या दिया कि ये ममता बनर्जी जो है ना, ये मौका परस्त महिला है और हम जो है उनकी दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बताइए, आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता ऐसा बयान, जिसको जयराम रमेश के हवाले से आप भी बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है जिनके सम्मान में प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसी भाषा बोलते हैं। थोड़ा बताओ ना शैलेश जी, ये सम्मान देने का तरीका कौन सा है? साथ लेने का ये हुनर कौन सा है?
बंगाल की स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियां निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती हैं। पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस और वाम दलों ने ममता जी की पार्टी के खिलाफ लड़ा था और वहां पर कांग्रेस और वाम दलों की उपस्थिति रही है। लेकिन समय था बंगाल में वाम दलों और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता था, फिर ममता जी ने अलग होकर एक दल बनाया। आज अरे आप मेरी बात को समझिए शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, और वो बात ये समझिए कि आप पूरे देश को ये समझाना चाहते हैं कि देखो देश बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाना जरूरी है, और आप ये उम्मीद भी रखते हैं कि देश की जनता आपकी इस बात को मान जाए। पर हमारा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि आप अपनी पार्टी के इतने बड़े नेताओं को भी इस जरूरत को नहीं समझा पा रहे और उम्मीद करते हैं कि देश की जनता मान जाएगी। जिस नेता के संदर्भ में माननीय जयराम रमेश जी देश की जनता को बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ममता बनर्जी, उनके बगैर हम इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके संदर्भ में बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? मौका परस्त नेता है ममता बनर्जी। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि आप अपना ही मखौल नहीं उड़वा रहे हो? क्या अपनी बातों को गंभीर रूप से प्रस्तुत नहीं कर रहे हो? और आखिरी सवाल, ये कौन सा साथ है आपका भाई? ममता बनर्जी कह रही है कि राहुल गांधी जी यात्रा लेकर निकले, हमसे बात तक नहीं की, पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, एक सामान्य किस्म का निमंत्रण नहीं दिया, नहीं जाएंगे हम। तो इस पर बताइए ना शैलेश जी। देखिए, जयराम रमेश जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में बात नहीं होती होगी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से बातचीत हुई होगी और उस बातचीत के आधार पर ही जयराम रमेश जी ने यह बयान दिया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, ये सारी चीजें हल होंगी जैसा कि जयराम रमेश थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए भाई। ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया। जूही जी कह रही है प्रतीक्षा मत करो, हमारी बात सुनो। जी जूही जी, थोड़ा शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की प्रतीक्षा का समाधान कीजिए ना। हिमांशु जी, मैं तो आपको पहले भी यहाँ पर बहुत सारे चैनल में हम लोगों ने ये बात की है कि अधीर रंजन चौधरी जब बात करते हैं उनका कोई मुंह में कोई भाषा का कोई ये नहीं होता है, लगाम नहीं होता। हम लोग जो बंगाली में बोलते हैं कि इनके बारे में कैसे शब्द इस्तेमाल करना चाहिए उनको कोई पता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष है, लगातार यहाँ पर बैठ के ममता बनर्जी को गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं सेंट्रल के लीडर मान जाएगी, सेंट्रल के लीडर से आप गठबंधन कर लीजिए। लेकिन हमारे जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है वो तो लगातार आपको गाली गलौज करते रहेंगे। वाह, बहुत अच्छी पॉलिसी है कांग्रेस की। आपका लीडर को अपने यहाँ पे लगा रखे है, बैठ के बीजेपी के साथ ताल मिलके दोनों मिलके ममता बनर्जी को गाली गलौज करो और सेंट्रल में चाहते हैं कि आप लोग गठबंधन करो। ये कौन सा भाषा आपने सीख दिया है इनको? प्रदेश अध्यक्ष ये कौन सी भाषा है? लेकिन मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास नहीं आना चाहता, आरपी सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। ये आरपी सिंह जी, आपका हुनर कौन सा है भाई? अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी भाजपा की मदद कर रही हैं। यहां पर तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता हैं जूही जी, वो बता रही हैं कि अधीर रंजन चौधरी भाजपा की मदद कर रहे हैं। ये आपने कौन सा खेल शुरू किया जिसमें हर किसी के संदर्भ में लगता है कि वो आपकी मदद करता है? थोड़ा ये समझाओ ना आरपी सिंह जी, बड़ी दिलचस्पी है हमारी। खेल ये असल में लालच है, इनके अपने अपने लालच है, निजी लालच है, जिसके चलते सब ये करते हैं। और इनमें से कोई एक नहीं ऐसा जो भ्रष्ट नहीं है, सबके सब भ्रष्ट हैं। सबके घरों में छापे पड़ते जो बड़े बड़े संख नोटों के पाए जाते हैं और कांग्रेस के टीएमसी के जिससे मर्जी नेता हों। अभी मैं जब ये बोलूंगा तो इसके बाद दोनों से बात करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे से गले भी मिलेंगे तब। तो अब जो बात मैंने पहले की दूसरे आपने ध्यान दिया नहीं, सागर की एकमात्र सीट है जहां पर कांग्रेस का विधायक जीता है जी, और उसको भी टीएमसी ले गई। उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग, ये थोड़ी आप जाति नहीं कर रहे हो। कांग्रेस का एक जीता और वो तृणमूल कांग्रेस में चला गया। पर आपको याद है ना कि 2021 में भाजपा के टिकट पर कितने जीते थे और उनमें से कितने फिर जाके तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तो उसके मुकाबले तो कांग्रेस का अनुपात बहुत कम है। या आपके लोग भी क्यों चले गए तृणमूल कांग्रेस में? और जिनको आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया हुआ था वो भी तृणमूल कांग्रेस में वापस चले गए। वो क्या नाम है उनका, मुकुल राय, वो भी आजकल तृणमूल कांग्रेस में वापस चले गए। सिंह साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ से मुकुल राय वापस टीएमसी में चले गए थे और हमारे यहाँ से कोई 4-5 विधायक टीएमसी में गए भी, इसको मना नहीं करता। परंतु हमारे 77 जीते थे, उनको जीता ही है बेचारा, एक अकेला मात्र था, वो बाई इलेक्शन में जीता था जी। तो इसलिए कांग्रेस का तो वहां पर सूखा, और अलायंस में हम नहीं है वहां पर, हमारा कोई अलायंस नहीं है कांग्रेस के साथ वहां पर, अलायंस सॉरी टीएमसी के साथ।
जी। अलायंस की बात कांग्रेस कर रहे हैं, तो अब उसकी स्थिति क्या है वो ये देखें। अब उनको ऐसे लोगों के साथ अलायंस करना है जो कि उनके अकेले विधायक को भी ले जाए और फिर भी अलायंस के लिए वहां पर ये भीखा कटोरा लेकर खड़े हो जाए, हमें 10 सीटें दे दो, हमें 5 सीटें दे दो, तो जितनी भी, मुझे पता नहीं कितनी सीटें मांग कर रहे हैं, जो मीडिया में आ रहा है उसके अनुसार ये 10 सीटें मांग रहे हैं और 10 सीटें इनको तैयार नहीं इनको। पर जो मूल बात है, ये गठबंधन शुरू से ही कच्ची पैंडी पर था, मतलब कच्चे रस्ते पर था, और ये चलने वाला गठबंधन है नहीं, ना ये गठबंधन चलने वाला गठबंधन है ही नहीं। लेकिन आरपी सिंह जी ने बड़े कमाल की दलील दी, बोले कौन लोग साथ में बैठ रहे हैं जो एक दूसरे के घर में सेंधमारी कर देते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम मिलकर लड़ लेंगे। क्या कहेंगे शैलेश जी? आरपी सिंह जी बार बार कह रहे हैं जैसे तैसे एक विधायक जीता था, उसे भी तृणमूल कांग्रेस अपने साथ उड़ा ले गई। तो अधीर रंजन चौधरी अब ममता बनर्जी के लिए ऐसा ना बोले तो क्या बोले? भाजपा जिस सिद्धांतवादिता और शुचिता की बात करती है, हकीकत वैसी नहीं है। पूरा देश जानता है, जिस पोचिंग की बात कर रहे थे, उस पोचिंग की राजनीति पूरे देश में भाजपा के द्वारा की जा रही है। खरीद फरोख्त की राजनीति भाजपा द्वारा की जाती है, और उनके द्वारा कांग्रेस पर इस तरीके के आरोप लगाना पूरी तरीके से गलत है, निराधार है। इंतजार करिए, इस लोकसभा चुनाव में बड़ा करिश्मा कर रहे हैं शैलेश जी। आप पर तो कोई आरोप ही नहीं लगाया आरपी सिंह जी ने। उन्होंने तो ममता बनर्जी को लेके कहा कि भाई कांग्रेस का जैसे तैसे उपचुनाव में एक विधायक जीता, विधानसभा में कम से कम चलो कांग्रेस का खाता तो खुला। वो खाता भी ममता बनर्जी ने बंद करा दिया, उसको भी तृणमूल कांग्रेस का सदस्य बना दिया। हम और ममता जी अलग अलग कहाँ हैं? हम सब इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, हम लोग एक साथ हैं। वैसे एक बात बताओ शैलेश जी, आपको लग रही है कि दर्शक कितना हंस रहे होंगे आपकी इस दलील पर? नहीं, ममता बनर्जी कैसे बता रही हैं कि कांग्रेस क्या है, अधीर रंजन चौधरी जी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या है, और आप कैसे एक हैं, एक दूसरे के संदर्भ में इतनी छिछालेदारी कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हैं हम एक है। वो जूही जी उधर से परेशान है। जी जूही जी, क्या कहना है आपका? बहुत ही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग टीएमसी में क्या क्यों चले आए। देखिए, बंगाल में जो राजनीति होता है ना, ये कर्म की राजनीति होता है। जो पार्टी काम करते हैं, और ममता बनर्जी काम करती है, इनको देख के कोई उत्साहित हो कि अगर कोई हमारे दल में शामिल होने की इच्छा प्रकट करते हैं तो हम उनको लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। आज देखिए ना, बीजेपी के जो मंत्री थे, सेंट्रल मंत्री बाबुल सुप्रियो, वो भी तो तृणमूल कांग्रेस में आ गए, भाजपा के मंत्री थे, आज वो भी तो टीएमसी का मंत्री है। जिन लोगों के ये जो हमारे टीएमसी को तोड़ के जिन लीडर को ये ले गए थे भाजपाई लोग 2021 में, उनमें से काफी लोग तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए, क्योंकि भाजपा तो काम करते ही नहीं बंगाल में, उनका तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो लोग रह के क्या करेंगे पार्टी में। तो ममता बनर्जी को देख के अगर कोई वापस आ जाते हैं दल में, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो वो बैठे हैं, जो लोग काम करेंगे अच्छे लोगों के, उसको लेंगे, जरूर लेंगे। तो हमारी क्या गलती है? जो तो सीधे तौर पे करेंगे, देखो पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी है ना, वो हम ही है, हमारे से इतर कोई भी नहीं है। तो जब सब लोग अपने अपने स्तर पे इतने मजबूत हैं, तो मैं वापस आना चाहता हूं मंडल साहब आपके पास में। बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार के अलावा और कोई है क्या? तो फिर गठबंधन की जरूरत क्या है? चुनाव से पहले सब अपने अपने स्तर पर लड़ लो, अगर संख्या ठीक ठाक बन जाए तो गठबंधन कर लेना। यह विकल्प कितना अच्छा लग रहा है आपको? देखिए सर, आप देख रहे हैं बिहार में इंडिया गठबंधन है जी। हम बंगाल के संदर्भ में एक चीज कहना चाहते हैं कि गठबंधन के जितने घटक दल हैं, मिलने में देरी हो सकती है हो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ गाली का शब्द, एक दूसरे के खिलाफ अपभ्रंश बात नहीं करनी चाहिए जी। बच्चे भी जब खेलते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं तो मेल नहीं होता है। मेल करने के लिए कुछ बात को दाब करके अच्छी अच्छी बात करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ खराब बात बोलेंगे तो बनने वाली बात भी बिगड़ जाएगी। और आप बोलते हैं कि बिहार की बात करते हैं, आप बंगाल की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। हम ऐसे बोलना चाहते हैं सर आपसे कि और जो बिहार उधर जो 4 स्टेट में कांग्रेस पार्टी लड़ी, क्या उन्होंने बड़ा दिल दिखाया? किसी के साथ समझौता किया? मैंने सोचने की बात है जी। घटक दल को अपने अस्तित्व के बारे में भी सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम अपना पूरा का पूरा बलिदान दे दें और इंडिया गठबंधन बन जाए, तो ये ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा जो बड़ा है उसको बड़ा अंशदान करना पड़ेगा, जो छोटा है उस छोटा, जो छोटा है, छोटा दल है, कम संख्या वाली पार्टी है,
वो काम ही दान करेगा। हम इसी संदर्भ में कहना चाहते हैं। आप इस संदर्भ में कहना चाहते हैं, लेकिन आपसे जानना ये चाहता हूं कि जिन नीतीश कुमार ने इस मामले में पहल की थी, वो नीतीश कुमार जिम्मेदारी लेने से बीच में ही पीछे क्यों हट गए? क्या इसलिए क्योंकि उन्हें दिख गया था कि कोई मानने वाला तो है नहीं, तो फजीयत क्यों कराई जाए संयोजक बनकर? ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी या अन्य घटक दल यही व्यवहार करेंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी पीछे हट गए। वही बात है। आप जब एक दूसरे को सम्मान नहीं कीजिएगा तो बात कैसे होगी जी? नीतीश कुमार, आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को ये स्वरूप देने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार है जी। और नीतीश कुमार के प्रति अगर आपके मन में सम्मान नहीं है तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? नेताजी अपना बिहार बलिदान दे करके मैंने इंडिया गठबंधन बनाने की बात अगर सोचते हैं तो भी तो बिहार के लिए ठीक नहीं होगा, जनता दल यूनाइटेड के लिए ठीक नहीं होगा, उसी तरह राजद के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बड़ी स्पष्ट तौर पर बात कर दी ललित नारायण मंडल जी ने। जिस पीड़ा की ओर जुई विश्वास जी जो ध्यान दिला रही थी ना शैलेश नितिन त्रिवेदी जी आपको, कि क्या भाषा का इस्तेमाल होता है, वो मंडल साहब ने भी कहा जिन नीतीश कुमार ने पहल की, अगर आप उन्हें सम्मान नहीं देंगे, स्थान नहीं देंगे, तो वो कितना बलिदान देंगे। तो क्या कहते हैं, अब इंडिया गठबंधन भूल जाए, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पर्याप्त है? नहीं, इंडिया गठबंधन है और रहेगा। थोड़ी बहुत मैंने आपसे कहा था कि हमारी लड़ाई मोदी जैसी महाशक्ति से है, जिसके पास अपार धन बल, अपार राजनैतिक बल है, और इस लड़ाई में हम जरूर सफल होंगे। रावण रथी बिरथी रघुवीरा की स्थिति है और मुझे ऐसा लगता है कि अंततः न्याय की विजय होगी, मोहब्बत की जीत होगी, नफरत हारेगी, अन्याय हारेगा। तो मतलब ये किसको बता रहे हैं आप? जुई विश्वास जी को बता रहे हैं, मंडल जी को बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है ममता बनर्जी, जिनको ये गफलत हो गई आपके अनुसार कि वो अकेले जीत जाएंगी, तो वो नहीं जीत पाएंगे, ऐसा आप बता रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो बिहार में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो वही कुछ करेंगे वो खड़गे जी और राहुल गांधी करेंगे। ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। हम सब मिलकर करेंगे, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ोगे कैसे भाई, ये तो समझाओ। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया 42 की 42 सीटों पर मैं अकेले लड़ूंगी, टीएमसी अकेले लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की बड़े नेता हैं भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, आज कह दिए 13 की 13 सीटें पंजाब की हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता दल यूनाइटेड के सम्मान्य विधायक हमारे साथ में, उन्होंने बता दिया नीतीश कुमार जी को सम्मान नहीं मिला, काहे को संयोजक बनते। तो सब जगह से तो साफ हो रहे हो, फिर भी कह रहे हो हम लड़ेंगे। तो सवाल हमारा वापस लौटकर आता है आखिरी सवाल के रूप में कि भाई किससे लड़ोगे? भाजपा से लड़ोगे या इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं आपस में ही लड़ मरोगे? भगवंत मान जी ने कहा अभी केजरीवाल जी बाकी हैं, जयराम रमेश जी चर्चाएं कर रहे हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष निकलेगा और सफलता मिलेगी। इंडिया गठबंधन कायम रहेगा और मजबूत होकर उभरेगा। तो कुल मिलाकर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी बार बार इंडिया गठबंधन बने रहने की बात कर रहे हैं, पर इंडिया गठबंधन बना रहेगा, लेकिन उस गठबंधन में मौजूद राजनीतिक दल क्या साझा तौर पर साझा उम्मीदवार देश के सम्मुख दे पाएंगे? अभी जैसी बयानबाजी परस्पर शुरू हो चुकी है, उसमें भाजपा पीछे और इंडिया गठबंधन के तमाम दल एक दूसरे के गले काटते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर यही सिलसिला रहा तो भारतीय जनता पार्टी को सामूहिक रूप से शिकस्त देने के दावे या मंसूबों का होगा क्या, ये सवाल लोगों के जहन में तैरने लगा है। क्या इसका समय रहते समाधान ये विपक्षी दलों के नेता दे पाएंगे, या कुल मिलाकर राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तो पहुंच जाएंगे, पर दिल्ली में 272 के आंकड़े को पार करने के विपक्ष के सपने को साकार करने की दिशा में कुछ कर पाएंगे? सवाल आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर बड़ा कमाल का है। हमारा शेर ये कहता है कि सुनेगा कौन मेरी चाक दामने का अफसाना, कि सुनेगा कौन मेरी चाक दामने का अफसाना, यहां सब अपने अपने पहरन की बात करते हैं। कलीम अजीज ने क्या बात कही थी। लोग दावा कर रहे थे कि हम देश को बचाने के लिए निकले और सब अपने अपने आप को बचाने की जोड़ में तोड़ में लग गए। ऐसे हालात में कोई उम्मीद विपक्षी दलों से करे तो कैसे करे, सवाल है।
देखें आने वाला समय इसका उत्तर क्या देगा। ये अब समय है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए